ठीक। स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है तो सबकी साइड 4 सेंटीमीटर होगी। यूनिफॉर्म थिकनेस, इस स्क्वायर का जो थिकनेस है हर जगह क्या है बराबर है, यूनिफॉर्म। इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल स्क्वायर, 4 इक्वल स्क्वायर में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो आइए आप डिवाइड करिए 4 इक्वल स्क्वायर में, 4 इक्वल स्क्वायर में डिवाइड ऐसे ही ना होगा, 4 इक्वल स्क्वायर में इसको डिवाइड किया गया है। एंड इफ वन ऑफ स्क्वायर इज कट ऑफ, एक को काट के निकाल दिया गया है, एक को यहाँ से काट के निकाल दिया गया है। देखो एक बाहर हो गया, ठीक। तो देखो इधर देखो जरा, एक को बाहर कर दिया गया है, तो ये आपका बचा, ये इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? सेंटर ऑफ मास हमेशा जो सिमेट्रिकल लाइन होती है उस पर होता है ना। सिमेट्रिकल लाइन जो होती है सेंटर ऑफ मास उस पर होता है कहीं। इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है? देखो ये एक सिमेट्रिकल लाइन है और ये एक सिमेट्रिकल लाइन है, दोनों जहाँ कट करेगी वहाँ सेंटर ऑफ, इसके भी सिमेट्रिकल लाइन पर होगा, इसके भी सिमेट्रिकल लाइन पर होगा। बात समझ में? सिमेट्रिकल लाइन पर। तो अगर इसको काट करके न निकाला जाता तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन ये होती और इसकी सिमेट्रिकल लाइन ये होती। यहाँ से एक लाइन अगर आप खींचें, इधर का और इधर का दोनों पोर्शन अगर एक जैसा हो, सेम हो, तो ये लाइन क्या है? सिमेट्रिकल लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल लाइन और ये सिमेट्रिकल लाइन, दोनों का डायगोनल क्या होगा? सिमेट्रिकल लाइन होगा। दोनों यहाँ कट करता तो ये उसका सेंटर ऑफ मास हो जाता है। बात समझ में? ये सेंटर ऑफ मास हो जाता है, ठीक ना। तो अगर हम इसको निकाल देंगे तो सिमेट्रिकल लाइन कहाँ आएगी? देखो सिमेट्रिकल लाइन आपकी इस पर आएगी, सिमेट्रिकल लाइन इस पर कहीं होगा। ये सिमेट्रिकल लाइन है ना, ठीक। सिमेट्रिकल लाइन है तो अगर ये न काटा जाए तो ये यहाँ आ जाएगा, काट के निकाल दिया जाए तो ये किधर खसक जाएगा? ये इधर खसक जाएगा। सिमेट्रिकल लाइन में ये आप इसको काट करके इसको मोड़ दीजिए। देखो इसको जब तुम काट दिए तो ये चीज़ अगर यहाँ से निकल गई, इसको अब निकल गई, तो तुम मुझको बताओ कि कौन सी लाइन है जो ड्रा करने पर दोनों तरफ का शेप बिल्कुल सेम होगा? वो यही लाइन है। बोलो, अगर हम इसको काट करके निकाल दें, इतना निकाल दिए नहीं, तो यही तो एक लाइन है कि अगर हम इसको मोड़ दें इस लाइन पर से मोड़ दें तो बिल्कुल ये यहाँ से मुड़ेगा और ये इस पर लग जाएगा और ये इस पर लग जाएगा, सेम बिल्कुल सेम साइज बनेगी। देखो ये और ये दोनों साइज सेम है नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल लाइन हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी पर सेंटर ऑफ मास आएगा, सेंटर ऑफ मास इसी पर आएगा, ठीक ना। तो अब देखो इसको निकाल दिया गया है, कट ऑफ, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा। तो देखो पहले इसको समझ लो, इस पूरे का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा बीच में, उसके अराउंड इसके अराउंड जो पूरे का जो होल का सेंटर ऑफ मास है, उसके अराउंड जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट और जो निकल गया है उसका मोमेंट, दोनों क्या होगा? सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, बस समझ में? सेंटर ऑफ मास मान लो ये O है, ये क्या है? O, और ये क्या है? मान लो O1 है,
फिर और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा बोलो? बीच में एकदम बीच में। O2 हमको क्या पता करना है बोलो? हमको पता करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक, रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो चलिए आइए पता कर लीजिए। इसका मोमेंट इसके अराउंड इक्वल होगा, इसका मोमेंट इसके अराउंड होगा ना, बोलो? हाँ। तो अब ये हमको बताओ मास भी दिया है कि नहीं दिया है? 4 सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास। चलिए ठीक है, सेंटर ऑफ मास का सब बराबर बराबर होगा, ठीक है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास m है, इस वाले पोर्शन का भी m है, इस वाले पोर्शन का भी m है, इस वाले पोर्शन का भी, सबका सेंटर ऑफ मास बराबर होगा ना, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास सबका बराबर होगा। ये सेंटर ऑफ मास कह रहे हैं सबका, जो 4 पोर्शन में 4 स्क्वायर में आपने इसको डिवाइड किया है और थिकनेस इसकी बराबर है, तो सबका मास क्या होगा? इक्वल होगा। इसका m मान लीजिए, इसका m मान लीजिए, इसका m मान लीजिए। बात समझ में? ठीक। तो अब हमको ये बताओ कि ये m सबका अगर सेंटर ऑफ मास अगर हम ये मान लिए हैं, तो जहां हम सेंटर ऑफ मास मानते हैं उस पर हम ये मानते हैं कि सारा का सारा मास उसी पर कंसंट्रेटेड है। याद है कि भूल गए? जहां हम सेंटर ऑफ मास मानेंगे तो वहां इस पूरा मास वहीं पर काम करेगा। तो अगर इसको काट करके निकाल दिया गया है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अगर ये है, तो यहाँ m 3m यहाँ होगा ना। तीनों मास कहाँ काम करेगा? यहाँ पर। इन तीनों का सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ आएगा, तो 3m हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद निकाल लो मोमेंट ऑफ O1 अबाउट O इक्वल टू मोमेंट ऑफ O2 अबाउट O, ठीक ना। तो इसको जरा निकालो, बस सिर्फ समझना है, इसमें कुछ नहीं है। इसका इससे डिस्टेंस आप मालूम कर लीजिए, और यहाँ का मास कितना होगा? यहाँ का इस पूरे का मास कितना है? पूरे का मास कितना है? m है। तो वो सेंटर ऑफ मास पर हम उसको मान सकते हैं कि पूरा m सेंटर ऑफ मास पर। इसका सेंटर ऑफ मास बीच ही में आएगा कि नहीं आएगा? इस पर और ये लाइन, इन दोनों के बीच में ये आएगा सेंटर ऑफ मास। तो अब इसको अगर हम निकाल लें, यहाँ देखो ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2, और ये 4 है तो ये 2, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। ये हमको पता करना है। तब बताओ ये कितना होगा? मान लीजिए A B C D है ये, ठीक। तो BD का स्क्वायर बराबर पाइथागोरस क्या है? इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो BD का स्क्वायर बराबर 4 + 4 ये 8 हो जाएगा। BD इक्वल टू √8, √8 का मतलब 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2√2। BD कितना होगा? 2√2। अब ये इसका आधा है, बोलो। BD कितना है? 2√2, तो ये कितना होगा? 2√2/, OD कितना होगा? 2√2/2 से कट गया। OD इक्वल टू √2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? √2 लिख दें यहाँ, √2। ये हो गया √2। अब इस पर लगा लो मोमेंट वाला फार्मूला, ठीक ना। देखो यहाँ ये सैडेड पोर्शन मान लो है, ये जिसको निकाला गया वो मान लो सैडेड पोर्शन है, ठीक ना। जो निकाला गया इसको सैड,
तो मोमेंट ऑफ साइडेड पोर्शन अबाउट ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ अनसाइडेड पोर्शन अबाउट ओ। इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसका मोमेंट इसके अराउंड, और इसका जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है उसका मोमेंट इसके अबाउट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ साइडेड पोर्शन अबाउट O इक्वल टू मोमेंट ऑफ अनसाइडेड पोर्शन या रिमेनिंग पोर्शन अबाउट O। इसका मोमेंट इसके अबाउट और इसका मोमेंट इसके होल के अबाउट, जो होल का सेंटर ऑफ मास है। तो ये हो जाएगा, इसका मोमेंट इसके अबाउट कितना हो जाएगा, मास इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, वही हमें पता करना है, इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ, अच्छा रिमेनिंग पोर्शन ये है ना, मोमेंट ऑफ साइडेड पोर्शन पहले लिखेंगे ना। ये इसका यहाँ मास कितना है, m है, इसका मास कितना है m, तो सेंटर पर हम मानेंगे तो m इंटू इन दोनों के बीच की दूरी O2 इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिमेनिंग पोर्शन अबाउट O। तो इसका मास 3m है, रिमेनिंग पोर्शन का मास, इंटू O1, ठीक ना। ये क्या लिखा गया, O1, ठीक ना। यही में पूछना पता करना है। तो O देखो इधर ये से कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो O1 इक्वल टू O2 बाई 3। O2 कितना आ गया है, ये O2 कितना है बोलो, ये पूरा कितना था बोलो। हाँ हाँ, ये इसी को हम यहाँ लाए हैं। ये पूरा 2√2/2 था और 2 से डिवाइड कर दिए थे, ये आ गया, ठीक है। ये तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बोलो, चलो इसको एक ही मान लो, ये डिस्टेंस कितना आ गया, √2। इसी को हम यहाँ लिखे हैं। तो ये पूरा कितना था, BD। अब हमको इतना पता करना है तो उसका हाफ कर दो, बीच में आएगा ये सेंटर, 2 कट गया, ये हो जाएगा √2/3 सेंटीमीटर। साफ लिख दें इसको, √3/2 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया, ठीक। चलो यही आंसर हो गया। सेंटर ऑफ मास O से 3/√3/2 सेंटीमीटर पर होगा। O से पूरे बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उससे कहाँ कितनी दूर खसक जाएगा, √3 कितना आ जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आ गया ये O से √3/2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर सिमेट्रिकल लाइन पर होगा। देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म शेप लेमिना विद डायमेंशन एज शोन। इस तरह का डायमेंशन दिया हुआ है और लेमिना 3 kg का है। इधर देखो, लेमिना 3 kg का है। तो जब ये यूनिफॉर्म है और 3 kg का है तो ये भी 1 kg 3 kg का होगा, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, ये तो पक्की बात है। इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा क्योंकि स्क्वायर, कैसे स्क्वायर है देख लो, यहाँ से यहाँ 2 है
यहाँ से यहाँ कितना है 2 है और यहाँ से यहाँ कितना है 1 है, तो ये 1 हुआ 1 नहीं हुआ। जी सर और यहाँ से यहाँ क्या है 2 है ये, 2 है और यहाँ से यहाँ y 1 है, तो ये ठीक बीच में हुआ। जी सर यहाँ से यहाँ 2, y कितना है 2 और यहाँ y कितना 1, तो बीच में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ये भी बीच में आएगा, ठीक। तो इसका मास कितना है m, इसका मास m, इसका मास m, सबका मास कितना है 3m है, 3m है ना, 3m दिया हुआ है, 3 kg, ये 1 kg होगा, ये भी कितना होगा 1 kg होगा और ये भी कितना होगा ये भी 1 kg 1 kg तो पूरा होगा। मगर आप ये मान करके चल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास ये है, तो हम सेंटर ऑफ मास को पूरा मास मानते हैं, ठीक हो गया ये। तो m1 m2 m3 मिल गया, ठीक। अब इसके बाद जो है m1 का कोऑर्डिनेट देख लो, m1 का कोऑर्डिनेट देख लो। यहाँ से ये कितना है 2, 2 है 1 तो ये कितना हुआ 1, और ये ठीक बीच में ये आधे पर है, तो ये 1/2 हुआ। इसको यहाँ लिख दें क्या, अच्छा चलो 1/2, ठीक। y वाला देख लीजिए आप, y भी ये 1 है, यहाँ से 1 है, तो उसका आधे पर होगा ये, तो ये भी 1/2 होगा। अब आप इस पर आ जाओ, यहाँ पर आ जाइए, ये 1 है और ये 1/2 है, जी सर तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा 2 × 2 3/2 होगा ये। और y कितना होगा, पूरा 1 है देखो, जी सर तो 1 का हाफ 1/2, ये भी आपको मिल गया। यहाँ देख लो, यहाँ से यहाँ x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, ये पूरा 1 है, 1 है ना, जी सर तो 1 का आधा हाफ कितना होगा 1/2, तो 1/2। और ये देख लो, यहाँ से यहाँ ये कितना है 1 है, यहाँ से यहाँ, 1 और ये हाफ होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा 1 प्लस हाफ 3/2। बस सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इक्वल टू m1 x1, चलो m1, इसको m1 मान रहे हैं, m1 x1, m1 कितना 1/1 kg, 1/2 प्लस m2 x2, m2 कितना है 1 इंटू x2, m2 1 है, ये इसका है ना डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका m1 तो 1 है और m2 कितना हुआ, ये m2 1 है और x2 3/2 प्लस m3 x3 कितना है 1 और x3 कितना है यहाँ से यहाँ हाफ है। देखो ये कोऑर्डिनेट क्या हाफ ही तो है, अपान 3 m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2 अपान 3, ये हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, 3 और 2 4 5/2 और अपान 3, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3, ये हो जाएगा 5/6। ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया बोलो 5/6 मीटर आ गया। जो सेंटर ऑफ मास है उसका x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/6। अब सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकाल लो तो पोजीशन मिल जाएगी, m1 y1 m1 1 इंटू y1, इसका y1 कितना है हाफ, m2 1 इंटू y2 कितना है 1/2 प्लस m3 1 इंटू y3 कितना है 3/2 अपान बोलो
m1 प्लस m2 प्लस m3 3, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/2/3, ये हो जाएगा 2 LCM 5 और अपॉन 3, ये हो जाएगा 5/2 इंटू 3, तो 5/6। तो सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 5/6 कामा 5/6 ये आ गया। ठीक, समझ में आ गया? हैं? चलो पता है, इसको तैयार करना, पूरा क्वेश्चन लगा डालना जितना है।